Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. Today we are going to start and finish this chapter, start with the second part of this chapter and then finish this chapter. When I'm talking about this chapter means accounts. इस चैप्टर में हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट है। ऑडिट हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस लेकर कंप्लीट कर रखा है। अकाउंट्स में सिर्फ दो ही क्लास है, जो पहला क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अभी का आज का जो क्लास है ये फाइनल क्लास रहेगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अभी तक अगर नोट्स नहीं मिला है तो नोट्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट इन द नंबर गिवन बिलो, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप वगैरह में मैंने सारे लिंक्स डाल रखे हैं। ठीक है, आज का हॉट टॉपिक है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफरा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफरा प्लस ICAI के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। नाफरा एंड ICAI का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है, जैसे सांप एंड न्योला होता है उसी प्रकार से नाफरा एंड ICAI। वैसे गवर्नमेंट इस इंटेंशन से इन दोनों इंस्टीट्यूशन को बनाए सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर, लेकिन वर्क टुगेदर बहुत कम ही होता है। मोस्टली एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश में रहते हैं ये दो इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये जो है ICAI ये क्या करता है? ये ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को टू बी व्हाट, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कहते हम लोग, अकाउंटेंट्स। ठीक है, ट्रेन करते हैं इनको। और ये जो नाफरा है ये एक वॉच डॉग जैसे बिहेव करता है, वॉच डॉग। ठीक है, वॉच डॉग जैसा बिहेव करता है। ये ओवरसी करता है कि जो जिस प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये बच्चे निकल के फर्म में, कंपनी में अकाउंट्स हैंडल करते हैं और वॉच डॉग जो है नाफरा जो है वो मेक श्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं सब कुछ। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफरा। अंडरस्टूड? कंस्टिट्यूट कैसे हुआ देखो, constituted by the central government, purpose है to provide for accounting and auditing standards under the act। accounts proper से हो रहा है कि नहीं, जो standards उन्होंने mention कर रखा है कि नहीं according to the act वो proper तरीके से follow हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ oversee करता है कौन? नाफरा। ठीक, functions and duties देखो, recommend करता है standard to central government कि ये standard follow होने चाहिए। मॉनिटर करता है कंप्लायंसेस की प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है कि नहीं। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक CA की CA देखो, अब इसलिए उनको थोड़ा जो है ना पिंच करता है इस चीज को कि नॉर्मली ICAI कहता है कि हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपरली वो लोग सही प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका क्वालिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। लेकिन नाफरा के पास ये पावर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड है, ये ओवरसी करता है द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स ICAI निकाल के फेंक रहे हैं इंडस्ट्री में, क्या वो स्टूडेंट्स, क्या वो जो प्रोफेशनल्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, क्या वो प्रॉपर, उनके क्वालिटीज़ कैसे हैं। ठीक है, अगर 19-20 हुआ तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह बैठता है। ठीक, लास्टली आता है इंसिडेंशियल फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब, ये जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखेंगे। कॉम्पोजिशन एंड इंडिपेंडेंस देखो, कॉम्पोजिशन है चेयरमैन बैठता है प्लस मैक्सिमम 15 मेंबर्स बैठेंगे पार्ट एंड फुल टाइम मिला के। क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज इन फाइनेंस, लॉ एंड एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन होना चाहिए, ये नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए इनमें। ठीक है, फिर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन है नो फर्म एसोसिएशन फॉर 2 years, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद किसी भी फर्म एंड एसोसिएशन, किसी भी फर्म के साथ तुम एसोसिएट नहीं कर पाओगे फॉर द नेक्स्ट 2 years। ठीक, ये है कॉम्पोजिशन एंड इंडिपेंडेंस। क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट रहना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो कोई भी तुम्हारा काम क्या है, देख पुलिस ऑफिसर जो है ना, ये जो पुलिस ऑफिसर है जैसे कि नाफरा, ठीक है, नाफरा, अंडरस्टूड? अभी जो पुलिस ऑफिसर है ये क्या करेगा? ये देखेगा ना, ये देखेगा कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। क्या पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है किसी भी पॉलिटिशियन के साथ, किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ, लोगों के साथ?
क्या पर्सनल इंटरेस्ट वो डेवलप कर सकता है? अगर पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप करे तो उस पॉलिटिशियन को बचाने की कोशिश करेगा, उस इंसान को वो बचाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है उसका होगा। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नाफरा को बताया गया है कि भैया तुम किसी भी फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी में कोई भी किसी प्रकार का तुम्हारा यहाँ पे काम कर रहे हैं जो भी, उनको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी और जगह पे। अगर हो रहा है तो वे इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू वर्क एज अ वॉच डॉग, कि वो फर्म प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इसी चीज़ के ऊपर तुमको जो है रिपोर्ट बनाना होता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। इन्वेस्टिगेटरी एंड डिसिप्लिनरी पावर्स है उसके पास। इन्वेस्टिगेटरी पावर का मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, वो इन्वेस्टिगेट, ही नाफरा कैन इन्वेस्टिगेट इनटू फर्म्स एंड कंपनीज, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन, सुओ मोटो या फिर सीजी के रेफरेंस से। या तो सुओ मोटो का मतलब होता है खुद के मर्जी से, सुओ मोटो मतलब खुद के मर्जी से वो जाके क्या कर रहा है, खुद की मर्जी से जाके वो देख रहा है कि तुम्हारा काम सही से हो रहा है कि नहीं। या फिर सीजी अगर रेफरेंस कर दे, ठीक है, तो सीजी रेफरेंस कब करता है कि सीजी को लग रहा है कि कहीं यहाँ पे कुछ घोटाला होने का चांसेस है, ये है वो है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला सीजी को, तो वो नाफरा को कह सकता है इन्वेस्टिगेट करो। और क्या इन्वेस्टिगेशन करता है? मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड फर्म्स, ठीक है। वो जो अगर मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन करने का अथॉरिटी नाफरा के पास है। एक्सक्लूसिव पावर्स है, नो अदर बॉडी, ये पावर जो है किसी और बॉडी के पास नहीं है, आईसीएआई के पास नहीं है। हाँ, वो लोग भी पनिशमेंट दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, लेकिन दोज पनिशमेंट्स आर काइंड ऑफ रेपरमेंट करेगा, ठीक है, गाली मतलब डांटेगा वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है वो नाफरा के पास है, नॉट आईसीएआई, ठीक है। चलो, सिविल कोर्ट का पावर जो रहता है उसी प्रकार का पावर रहता है। सिविल कोर्ट का पावर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए वो लोग बोल सकते हैं तुमको कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, समन कर सकता है पीपल को, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, फिर इशूइंग कमीशंस एंड ऑल। तो ये सब जो है ना सिविल कोर्ट का जो पावर रहता है, ये इनके पास भी पावर रहता है, ठीक। इंडिविजुअल पेनल्टी अगर ये फॉलो नहीं हुआ प्रॉपरली तो मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 टाइम्स द फीस। फर्म के ऊपर पेनल्टी मिनिमम 5 लाख या फिर 10 टाइम्स द फीस। डिपार्टमेंट 6 months to 10 years फ्रॉम प्रैक्टिस। क्या बताओ? 6 months to डिपार्टमेंट मतलब क्या कि तुमको काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, अंडरस्टूड। डिपार्टमेंट 6 months to 10 years फ्रॉम प्रैक्टिस, उनको 10 साल के लिए रोक कर रखेंगे, भैया तू प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा क्योंकि तूने ये उल्टा सीधा काम किया है, ठीक है। पेनल्टी वगैरह देखो कितना लगा सकता है। अपील हो सकता है इसके नाफरा ने अगर पकड़ ले तेरे ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा दिया तो किसके पास जाएगा? एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी, अग्रीव पर्सन के अपील टू एपिलेट अथॉरिटी, जो कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, स्टाफिंग कर सकता है, सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयज बिठा सकता है। फंडिंग, सीजी का ग्रांट, नाफरा का खुद का फंड्स होता है। इससे ये मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये मतलब इट डिटरमाइंस कि भैया तुम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तुम लोग बिठा सकते हो एंड फाइनेंस के लिए तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। फंडिंग की तरह हो सकता है पैसा इकट्ठा, एंड ऑल्सो नाफरा का खुद का फंड जो है वो भी रहता है। फिर ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, अकाउंट्स ऑडिट बाय कैग, एनुअल रिपोर्टिंग टू सीजी। इसका नाफरा का जो ऑडिटिंग होता है, ये भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसका ऑडिटिंग होता है ऑडिट बाय कैग, अकाउंट एनुअल रिपोर्ट टू सीजी एंड लेट बिफोर द पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड नहीं है कि बोर्ड के सामने तुम रखोगे, पार्लियामेंट में जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हो चुका है नाफरा। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस देखो पहले कैसे होता है। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, फर्स्ट ड्राफ्टिंग एंड रिकमेंडेशन होता है। आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं द स्टैंडर्ड और अमेंड फॉर्मुलेट्स इनिशियल ड्राफ्ट, मतलब वो सबसे पहले ड्राफ्टिंग वगैरह देखते हैं कि किस प्रकार से कैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड्स, अगर कोई चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है वगैरह वगैरह, वो पूरा ड्राफ्टिंग ये लोग करते हैं, ठीक है, इनिशियल ड्राफ्टिंग जिसको कहा जाता है। फिर एग्जामिनेशन एंड कंसल्टेशन, फिर नाफरा के पास जाता है वो चीज़, फिर नाफरा कहता है कि नहीं इसमें चेंजेस होना चाहिए, ये जो आईसीएसआई ने ये बताया ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहला स्टेप है आईसीएसआई ड्राफ्ट करेगा, उसके बाद नाफरा के पास जाएगा, नाफरा रेकमेंड करेगा। एग्जामिन्स आईसीएआई's रिकमेंडेशन, क्रिटिकली रिव्यू एंड कंसल्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नाफरा जो है ना, ये आईसीएआई ने नाफरा को भेजा, फिर नाफरा आईसीएआई को कंसल्ट नहीं करेगा, सीधा क्या करेगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा देखो इन्होंने जो ड्राफ्ट किया है इसमें ये चेंजेस जो है अपने को पसंद है, अपने को पसंद नहीं है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है, आईसीएआई एंड नाफरा, ठीक है। चलो गया
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल नोटिफिकेशन जो भी चेंजेस करना है नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट में लेगा इस चीज़ को कि अच्छा चलो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, नाफरा ये कह रहा है, आईसीएआई ये कह रहा है। फाइनल जो है डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जाएगा, अल्टीमेट अथॉरिटी उनके पास रहता है, ऑफिशियली नोटिफाई करता है स्टैंडर्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड मेक इट लीगली बाइंडिंग टू ऑल, सबके ऊपर लीगली बाइंड हो जाता है ये चीज़, ठीक। फिर आता है द इनिशिएटर, जो कि ये मतलब ये नॉर्मली जो है तुम्हारा चार्ट है, इसको याद रखो। इनिशिएट करता है आईसीएआई, एग्जामिन करता है, रिव्यू करता है तुम्हारा नाफरा, एंड देन द अल्टीमेट अथॉरिटी रहता है सीजी, जो प्रिस्क्राइब कर देता है कि चलो ठीक है ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखा जाए तो नाफरा जो है आईसीएआई से ज़्यादा पावर रखता है टू रेगुलेट एंड यू नो टू रेकमेंड टू द, क्योंकि नाफरा जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकता है, ओके। एंड आईसीएआई जो है नाफरा से होकर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो, ट्रांजिशनल प्रोविजंस है ये, दिस डज नॉट अप्लाई टू यू। ये ओल्ड प्रोविजंस जो है वो अभी नया चेंज हुआ है, दैट इज ऑल, सो दिस डज नॉट अप्लाई टू यू, ठीक है। इसको आगे देखो, 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट का प्रोसेस, अप्रूवल एंड साइनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये कंपनी से रिलेटेड है, याद रखो इसको, कंपनी से रिलेटेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अप्रूव साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय चेयरमैन और मोर देन इक्वल टू 2 डायरेक्टर साइन ऑन करेगा, एंड सीईओ, सीएफओ, सीएस अगर है तो, अगर उस कंपनी में अगर बड़ा कंपनी है तो सीएस रहेगा, ठीक है। एंड अगर ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर साइन करेगा। ये क्या, किस चीज़ के ऊपर साइन हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर साइन हो रहा है, अप्रूव हो रहा है कि हाँ अपने कंपनी का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कौन बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर अप्रूव करता है बोर्ड, फिर जाता है अपने शेयर होल्डर्स के पास। अच्छा, अटैच ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है क्या है नहीं है, इसको तुमको रीड करके मेमोराइज कर लेना होगा। मैंडेटरी कंटेंट क्या क्या होना चाहिए रिपोर्ट में, वो ठीक है। देखो, अटैच ऑडिटर का रिपोर्ट हो गया, फिर बोर्ड का रिपोर्ट अटैच टू फाइनेंशियल्स, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट प्लस बोर्ड रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 एक साथ जाएगा। किसके पास जाएगा? ये सब जाता है तुम्हारे मेंबर्स के पास, ठीक है। एजीएम वगैरह होगा वहाँ पे जाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए? देखो, मैंडेटरी कंटेंट क्या है? वेब एड्रेस, एमजीटी 17 में नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स क्या क्या हुआ है, डीआरएस, फ्रॉड का डिटेल वगैरह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन पॉलिसी, एक्सप्लेनेशन ऑडिटर, सेक्रेटरियल रिमार्क्स। तो इसको रीड कर लेना है। इसको कितना याद करें? जितना तुम याद कर पाओ उतना तुम याद कर सकते हो। 10 पॉइंट याद कर लेना एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, ठीक। चलो, ये हो गया तुम्हारा बोर्ड रिपोर्ट। फिर आगे तुम्हारा ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच हो जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट अटैच हो जाएगा फाइनेंशियल्स के साथ। उसके बाद देखो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटमेंट, डीआरएस जिसको कहते हैं। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा ऑडिटर ने बता दिया कि चलो ठीक है, ऑडिटर ने तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा ऑडिट कर दिया, प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लिया है। फिर ऑडिटर का खुद का जो रिपोर्ट है वो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गया, ऑडिटर का रिपोर्ट गया, प्लस बोर्ड का रिपोर्ट गया। उसके ऊपर बोर्ड क्या करता है कि बोर्ड क्या करता है, यहाँ पे साइन करता है ना। बोर्ड क्या करेगा? फाइनेंशियल्स के ऊपर साइन करेगा। साइन करने के साथ साथ बोर्ड को डिक्लेरेशन भी देना होता है। किस बात का डिक्लेरेशन? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये क्या होता है? डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इसमें होता क्या है? वो एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है, ठीक है, पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, प्रूडेंट है, आईएफएससी एडिक्वेट है एंड इफेक्टिव है, कंप्लायंस सिस्टम पूरा एडिक्वेट है, सब कुछ सही प्रकार से हुआ है। इस चीज़ का एक प्रकार का डिक्लेरेशन देना होता है डायरेक्टर्स को, जिसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक। तो 4 चीज़ आ चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छे से देखो। एक आ गया तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, फिर आ गया तुम्हारा ऑडिटर्स का रिपोर्ट, फिर आ गया तुम्हारा बोर्ड का रिपोर्ट, फिर आ गया तुम्हारा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस, याद रखना। ये 4 चीज आ चुका है, 1 2 3 4, अंडरस्टूड। उसके बाद साइनिंग होगा बोर्ड रिपोर्ट का, साइंड बाय द चेयरमैन। और अगर चेयरमैन पकड़ ले, चेयरमैन बिजी है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो क्या करेगा? ऑथोराइज करेगा मोर देन या फिर इक्वल टू 2 डायरेक्टर कम से कम, ठीक है। 1 मस्ट बी एमडी वीनी, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन चाहिए होगा, ठीक है। फिर सर्कुलेशन पैकेज, सर्कुलेट साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ नोट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये सर्कुलेट होगा। उसके बाद पेनल्टी क्या है? अगर तुमने प्रॉपर्ली ये फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी कंपनी के ऊपर 3 लाख एंड ऑफिशियल्स के ऊपर 50,000 तक का फ्लैट पेनल्टी लग सकता है। इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो चुका है फ्रॉम 2020 अमेंडमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट नहीं है।
तो ये जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट का प्रोसेस। अंडरस्टूड? ये तुमको याद रख लेना है, छोटा सा डिटेल है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा सा डिटेल है, ये तुमको याद रख लेना है बस। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारे ओवरऑल कंपनी लॉ के जो पूरा का पूरा सिलेबस है उससे हट के ये अभी फाइनल में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है जो तुमको देख लेना है, किसके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले वो बता दो सर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर किसी कॉर्पोरेशन का कि वो लोग कुछ अमाउंट ऑफ देयर प्रॉफिट जो है वो लोग निकाल के सोसाइटी के लिए लगाए। ठीक है, सोसाइटी के लिए लगाए। कौन से जगह में लगा सकते हैं वो शेड्यूल 7 में लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पे हट चुका है, तो तुम्हारा ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। अंडरस्टूड? ये लिस्टेड कुछ जगह है जहाँ पे तुमको इन्वेस्ट करना होता है, जहाँ पे तुमको कंट्रीब्यूट करना होता है, जैसे कि हंगर पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, इन जगह पे तुम लोग जो है CSR कर सकते हो। कहीं पे फ्लड वगैरह हो गया CSR कर सकते हो, तो ये सारा चीज़। ठीक, उसके बाद देखो एप्लीकेबिलिटी किन किन के ऊपर है। कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ के ऊपर है, ऊपर या फिर इक्वल्स टू, मतलब या तो 5 करोड़ या फिर उससे ऊपर, या तो 1000 करोड़ या फिर उससे ऊपर, या तो 500 करोड़ या तो उससे ऊपर, इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। इनमें से सब तीनों जो है अट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई एक भी अगर तुमने अट्रैक्ट कर लिया तो तुम्हारे ऊपर CSR लागू हो जाएगा। क्राइटेरिया मेट हो गया, आंसर है यस। अगर क्राइटेरिया मेट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी, तुम्हारे कंपनी में CSR कमेटी बनाना होगा। CSR कमेटी में कौन कौन बैठते हैं? 3 डायरेक्टर्स बैठेंगे, उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठना चाहिए। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नहीं है, तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कम से कम 2 डायरेक्टर बैठेंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर है, फॉरेन कंपनी के लिए 2 पर्सन है, एक नॉमिनी प्लस रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक नॉमिनी डायरेक्टर, एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 2 पर्सन हो सकते हैं फॉरेन कंपनी के लिए। जो इंडिया में फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है? फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ये नहीं है कि फॉरेन में कंपनी है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन ये है कि जो कंपनी इंडिया के बाहर जन्म लिया है लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वो है फॉरेन कंपनी। ठीक है, प्लेस ऑफ ऑफिस है इंडिया में, जैसे कोका कोला, KFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर देखो कमिटी फंक्शंस। कमिटी का क्या फंक्शन है? ये जो हम लोग कंस्टिट्यूट करेंगे ना CSR कमिटी, इसका फंक्शन क्या है? CSR पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है हर साल। फिर है रिकमेंडेशन, एक्सपेंडिचर कितना करना है। फिर है मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, यहाँ पे कहीं पे हंगर है उसको इरेडिकेट करने के लिए, या फिर कहीं पे तुम्हारा महामारी है, कहीं पे फ्लड वगैरह हो चुका है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम लोग ने पॉलिसी बनाया है उस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये पूरा जो है CSR कमेटी देखता है। उसके बाद बोर्ड का ड्यूटी ये होता है कि अप्रूव करेगा, डिस्क्लोज करेगा पॉलिसी, इंश्योर करेगा एग्जीक्यूशन, अप्रूव। अब देखो CSR एक कमेटी है, ये इस कमेटी जो भी पॉलिसी बनाएगा वो डायरेक्टली फाइनलाइज नहीं होता है, वो बोर्ड के पास जाएगा, मेन बोर्ड के पास जाएगा, और बोर्ड के पास वो लोग फाइनलाइज करेंगे एंड फिर डिस्क्लोज करेंगे सबको कि हाँ हम अपना, ये हर कंपनी की वेबसाइट में भी रहता है। ठीक है, कि हम यहाँ पे CSR करने जा रहे हैं इतना इतना अमाउंट का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, तो ये बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर कितना तुम खर्चा कर सकते हो CSR के ऊपर, ये बताया गया है। स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तुम्हारे पिछले 3 साल में जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकला उसका 2% ही तुमको इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 2% भी करोड़ों में निकल जाता है दोस्तों। हमेशा प्रेफरेंस करो लोकल एरियाज में, ये बता के रखे है। अब देखो अमाउंट स्पेंड हो गया, इसमें 2 कंडीशन है। अमाउंट स्पेंड हो गया यस, तो ठीक है, तुम्हारा कंप्लायंस अचीव्ड हो चुका है। अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 2 रीजन हो सकते हैं। 2 रीजन, एक रीजन ये हो सकता है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, 1 साल के ऊपर लगेगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो देखो अनस्पेंट, जो अनस्पेंट अमाउंट है, देखो क्या होता है कि तुम जब पॉलिसी बनाते हो ना तो तुम कोई XYZ अमाउंट सेट करते हो कि इस अमाउंट को सेट करते हो कि इस अमाउंट को स्पेंड करना है इस साल,
CSR पॉलिसी में, ठीक है। लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ये 2 साल लग जाएगा कंप्लीट होने में, तो 1 साल में तो पूरा का पूरा अमाउंट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड साल जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो होगा क्या, देखो अनस्पेंट अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा टू स्पेशल अनस्पेंट CSR अकाउंट विद इन 30 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड यूटिलाइज विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ये कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ चला जाए, क्योंकि तुम्हारा तो 2 साल का जो है टाइम पीरियड है, 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो पैसा 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ वो पैसा कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा स्पेशल अनस्पेंट, क्या स्पेशल अनस्पेंट CSR अकाउंट, ठीक है। ये बैंक के पास खोलोगे तुम लोग, और ये कब जाएगा पैसा, ये जैसे फाइनेंशियल एंड, जैसे मार्च पहुंच जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो भी अनस्पेंट अमाउंट है वो वहां पे तुम ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ से तुम खर्चा कर सकते हो इन द सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, जो भी ईयर तुम्हें लगेगा, जितना भी साल तुम्हें लगेगा ये कंप्लीट करने में, तो ये तुम स्पेंड कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसको 3 साल में तुमको कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी तुमने प्रोजेक्ट लिया है वो 3 साल के ऊपर हो जाए और पैसा खर्चा ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। 3 साल के अंदर तुम्हारा यूटिलाइज कर लेना होगा उस पैसे को। ये हो गया अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो, ठीक है, तो 3 साल में यूटिलाइज कर लेना होगा। अगर तुमने 3 साल में यूटिलाइज ना कर पाए उस पैसे को, तुमने पॉलिसी बना लिया, तुमने बजट बना लिया, लेकिन पैसे को खर्चा ही नहीं कर पा रहे हो, 3 साल हो गया खर्चा नहीं कर पाए, पैसा पड़ा है कहाँ पे, ट्रांसफर हो चुका है स्पेशल अनस्पेंट CSR अकाउंट में, पैसा फिर भी 3 साल के अंदर अंदर तुम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे पूरा का पूरा शेड्यूल 7 में, याद रख रहा, शेड्यूल 7 फंड में, शेड्यूल 7 फंड में विद इन 30 डेज ऑफ 3 इयर्स। जैसे 3 साल कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा पॉलिसी तुमने बनाया है, उसके बाद 3 साल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर तुमको सारा का सारा पैसा चला जाएगा शेड्यूल 7 फंड में। क्या है समझ में? शेड्यूल 7 के फंड में चला जाएगा। अंडरस्टूड? अगर तुमने ये सब कंप्लायंस नहीं किया तो इस प्रकार का पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लग सकता है। अब इस पेनल्टी पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर पकड़ ले ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या, तो अनस्पेंट अमाउंट नॉट ऑनगोइंग, स्पेसिफाई रीजन इन द बोर्ड रिपोर्ट ट्रांसफर टू शेड्यूल 7, तो ये डायरेक्टली चला जाएगा शेड्यूल 7 में, 7 के फंड में। क्या समझ में आ रहा है? विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड पकड़ ले। देखो मैं तुमको सीधा तरीके से समझाता हूँ। तुम्हारा कंपनी है XYZ, ठीक है, कंपनी है तुम्हारा XYZ, तुमने CSR पॉलिसी अट्रैक्ट कर लिया, 3 में से कोई भी, 3 में से 1000 करोड़, 500 करोड़ एंड 5 करोड़ जो है उसमें से कोई भी एक अट्रैक्ट कर लिया तुमने, तो तुम्हारा CSR पॉलिसी लग जाएगा। तुमने कंस्टिट्यूट किया CSR कमेटी, कमेटी ने पॉलिसी बनाया, बजट बनाया, ठीक है, बजट बनाया, 200 करोड़ का बजट बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये जो पूरा पॉलिसी एंड बजट है ये फाइनलाइज करेगा बोर्ड। जैसे बोर्ड फाइनलाइज किया तो चलो ठीक है, वेबसाइट वगैरह में डाल देना, हम लोग CSR जो है ये करने जा रहे हैं। फिर देखो ये जो पैसा है तुम्हारा 200 करोड़ तुम्हारा प्रोजेक्ट 2 प्रकार का हो सकता है। एक है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ये तुमको 1 साल में कंप्लीट होना होता है क्योंकि एवरी ईयर का तुम्हारा CSR देखा जाता है, ठीक है। एक होगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, दूसरा क्या होगा, नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट जो 1 साल के ऊपर लग सकता है, 1 ईयर मोर लग सकता है, 1 ईयर मोर लग सकता है इसको कंप्लीट करने में। पकड़ ले 2 साल, पकड़ ले 3 साल लग सकता है, ठीक है। तो पैसे को तुमको तो 2 साल 3 साल में कंप्लीट करना है, ठीक। तो जैसे ही पहला साल कंप्लीट हो गया, तुमने पैसा जो है अभी 200 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ ही तुम यूज़ कर पाए, बाकी का जो 150 करोड़ है पड़ा है, वो तुम क्या करोगे, तुम इसको ट्रांसफ़र कर दोगे स्पेशल अकाउंट में। स्पेशल अनस्पेंट क्या बताओ, देखो फटाफट, स्पेशल अनस्पेंट CSR अकाउंट, बस सिंपल चीज, स्पेशल अनस्पेंट CSR अकाउंट में तुम इसको ट्रांसफर कर दोगे और इसको 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है तुमको। 3 साल के अंदर अंदर ये 150 करोड़ जो है ना, इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना है, खत्म करना है 3 साल की, क्योंकि तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पकड़ ले 3 साल गुजर चुका है, अभी भी 20 करोड़ बचा है तुम्हारे फंड में, तुम क्या करोगे, इसको तुम सेंड कर दोगे शेड्यूल 5, 6, 7 के फंड में, वहां पे तुमको इसको ट्रांसफर कर देना होगा। पकड़ ले तुम्हारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ही नहीं है, नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तुम्हारा 1 ही साल का प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद भी तुम्हारा 50 करोड़ बच चुका है, तो ये क्या तुम अनस्पेंट स्पेशल अकाउंट में CSR अकाउंट में रखोगे? नहीं, आंसर है ये डायरेक्टली तुम्हारा चला जाएगा शेड्यूल 5, 6, 7 के फंड में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये चार्ट तुमको समझ में आ चुका है? ये तुमको दिमाग में रखना है बस।
वेरी इजी, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी लग रहा होगा तुमको, है ना? इजी है, अगर इजी प्रकार से तुमको कोई पढ़ा दे तो तुमको इजी लगेगा, तो याद करना भी इजी हो जाएगा। पेनल्टी देखो, अगर तुमने CSR वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, जो भी नियम कानून फॉलो नहीं किया, तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, दुर्घटना क्या घट सकता है। देखो, डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग अनस्पेंट अकाउंट, डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग अनस्पेंट अमाउंट, क्या करोगे? डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग अनस्पेंट कंपनी के ऊपर 2 टाइम्स द अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, कम से कम 1 करोड़ का फाइन लग सकता है, या फिर 2 गुना तुम्हारा जो है फाइन लग सकता है। जितना भी पैसा तुमको ट्रांसफर करना था, तुम ट्रांसफर नहीं कर पाए, नहीं किए, तो तुम्हारे ऊपर उतना उतना क्या लग जाएगा बताओ? उतना उतना क्या लग जाएगा बताओ ना? उतना उतना तुम्हारे ऊपर लग जाएगा पेनल्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 गुना या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। अगर 2 गुना 90 लाख है तो 90 लाख, अगर 2 गुना 20 करोड़ है तो 1 करोड़ विच एवर इज लेस है, मतलब जो भी कम हो। 2 गुना अगर ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो 1 करोड़ ही लगेगा। अगर 2 गुना कम है 1 करोड़ से तो 2 गुना ही तुमको पेनल्टी देना होगा। समझ में आ रहा है ना? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर, याद रखियो। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1/10 अमाउंट और 2 लाख विच एवर इज लोअर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जितना तुमको पैसा ट्रांसफर करना था, तुमने ट्रांसफर वगैरह नहीं किया, तो उस पैसे का 1/10 जो अमाउंट है वो XYZ अमाउंट है वो, या फिर और कितना 2 लाख विच एवर इज लोअर, 2 लाख विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर जो निकले वो अमाउंट तुमको पेनल्टी में भरना होगा। लोअर मतलब समझ में आ रहा है ना, कि 1/10 पकड़ ले, निकल गया तुम्हारा 1 लाख, तुम्हारा जितना भी अमाउंट अनस्पेंड था उसका 1/10 अगर तुम करो तो निकलेगा 1 लाख। अगर 1 लाख निकल रहा है तो 1 लाख ही देना है, क्योंकि 2 लाख तो ज़्यादा है, क्योंकि तुमको लोअर देना है। अगर पकड़ ले 1/10 निकल गया, 1 करोड़ निकल गया, तो तुमको फिर भी लोअर ही देना है। लोअर कौन सा है? 2 लाख, तो 2 लाख तुमको देना होता है एज ए पेनल्टी। क्या ये समझ में आ चुका है? बहुत ही ईजी। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हक रहता है, पावर रहता है। इसके साथ ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आएगा हम लोग राइट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंस्पेक्शन। राइट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, बहुत ही ईजी है। 3 सेक्शन है, हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे आज के आज। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो, राइट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंस्पेक्शन। कोर राइट टू रिसीव, मेंबर, डिबेंचर, ट्रस्ट, डिबेंचर का ट्रस्टी, ठीक है, एंटाइटल्ड पर्सन हैव स्टैट्यूटरी राइट टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का रिपोर्ट एंड एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स। एनेक्स डॉक्यूमेंट मतलब ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ जो कुछ भी चिपका हुआ डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आए, वो सारे रिसीव करने का अधिकार है इनके पास। मेंबर स्पेशली शेयर होल्डर के पास होगा ही, डिबेंचर के ट्रस्टीज के पास होगा, एंड एंटाइटल्ड पर्सन जो भी एंटाइटल्ड होगा कंपनी में उनके पास ये जाना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है? नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर एजीएम। एजीएम स्टार्ट होने के 21 डेज पहले तुमको दे देना होगा। ठीक, एक्सेप्शन एंड रूल, शॉर्टर नोटिस। अगर शॉर्टर नोटिस में तुम देखो, शॉर्टर नोटिस में तुम बुला रहे हो कंपनी मीटिंग बुला रहे हो, तो मीटिंग के 21 डेज पहले तुम कैसे भेजोगे? क्योंकि तुम शॉर्टर नोटिस में बुला रहे हो। तो शॉर्टर नोटिस में अगर तुम बुला रहे हो तो अलाउड इफ अग्रीड बाय इक्वल्स टू, ये क्या है तुमको बता देता हूँ मैं। ये तुम्हारा नॉर्मली जो शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन है वही तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोर देन इक्वल्स टू 95% ऑफ वोटिंग शेयर कैपिटल अगर अलाउ कर दे, ठीक है, इन राइटिंग कि भैया हाँ शॉर्टर नोटिस में होना चाहिए, तो तुमको फाइनेंशियल्स भी उसी प्रकार से मिल जाएगा। तुमको डॉक्यूमेंट्स भी शॉर्टर नोटिस के हिसाब से ही तुमको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन शॉर्टर नोटिस के लिए अलाउड कौन कैसे करेगा? कंपनी में जो टोटल मेंबर्स है, जिनके पास 95% टोटल मेंबर्स नहीं, जितने भी मेंबर्स हो उनके पास, जिन मेंबर्स के पास 95% ऑफ द टोटल वोटिंग शेयर कैपिटल है, ठीक है, जो बड़े वाले शेयर होल्डर्स 95% वाले शेयर होल्डर्स जो है उनका अगर परमिशन है तो शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंग ही तुमको फाइनेंशियल्स मिलेगा, शॉर्टर नोटिस के अकॉर्डिंग। अगर शॉर्टर नोटिस में नहीं बुला रहे तो 21 डेज पहले तुमको मिल जाना चाहिए, नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर एजीएम। तो 21 डेज, क्योंकि 21 डेज का क्लियर डे नोटिस होना चाहिए, तो नोटिस के साथ साथ ही तुम्हारा ये सब चला जाता है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का एग्जाम्पशन ये है, डीम्ड कंप्लायंस इफ इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस 21 days before AGM business hours and salient features from AOC 3 sent 21 days prior। सिंपल चीज ये है कि देखो,
अगर तुम्हारा लिस्टेड कंपनी तो तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस में तुम्हारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे फॉर इंस्पेक्शन। अगर वहाँ पे तुमने रख रखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रखा है तुम्हारे इंस्पेक्शन के लिए, तुमने 21 डेज पहले रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रखा है, तो तुमको किसी को पर्सनली भेजने की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा है 21 डेज पहले, कोई भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर आता है वेबसाइट एंड सब्सिडरीज। वेबसाइट में भी तुमको अपडेट करना होता है एंड सब्सिडरीज का भी अकाउंट्स जो है वो भी तुमको सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ ईच सब्सिडरी ऑन वेबसाइट में तुमको डालना होता है। ये तुमको याद रखना है, बहुत सिंपल प्रोविजन है, ज़्यादा मैंडेटरी नहीं, एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा सा सेक्शन है जो तुमको याद रखना है बस। राइट टू इंस्पेक्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, सबके पास राइट रहता है, जैसे तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास, जो कंपनी से रिलेटेड हो, जैसे कि मेंबर्स, ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, बाकी तो डायरेक्टर फेरेक्टर होगा ही, उनके सबके पास राइट है, वो बिजनेस आवर्स में जाके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके पूरा अच्छे से देख सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इवैल्यूएट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह में नहीं डाला है, किसी को मीटिंग से पहले 21 डेज पहले तुमने नहीं भेजा है तुम ये फाइनेंशियल्स वगैरह, तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी 25,000 रुपीज़ का लगेगा कंपनी के ऊपर, एंड ऑफिसर डिफर्ड के ऊपर लगेगा 5 लाख तक का लाइबिलिटी, ठीक है। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको फाइल करना होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। जिस दिन तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट कर लिया, मतलब बन गया, बन के रेडी है, ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉन्सोलिडेटेड एनेक्चर्स एट एजीएम, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट एजीएम में तुम्हारा सबको दिखा के तुम बता देते हो कि हाँ ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेगा इस साल का, तो उसके बाद एजीएम जैसे कंप्लीट हो जाए 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ एजीएम, जैसे एजीएम कंप्लीट होता है विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम तुमको आरओसी के पास फाइल करना होता है एओसी 4 एंड एओसी 4 फॉर्म एओसी 4, ठीक है, ये तुमको फाइल करना होता है, ये तुमको याद रखना है, अंडरस्टूड। फिर एजीएम नॉट हेल्ड, अगर एजीएम हेल्ड नहीं हो तो क्या, मतलब एजीएम अगर टाइम पे कंडक्ट नहीं हुआ तो क्या, फाइल साइंड financial statements and annexures time limit within 30 days of the last date AGM should have been held, मतलब जिस दिन तुम्हारा AGM held, देखो AGM held करने का 2 डेट है, तुमको पता ही है, 9 months, ठीक है, 9 months from the end of financial year, फिर 6 months from the end of financial year, दोनों के बीच में 9 months, जो अगर पहला कंपनी है तो पहली बार AGM कर रहे हो तो 6 month तुम्हारा नेचुरल रूल है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड 15 महीने का गैप होना चाहिए दो AGM के बीच में, तो ये लास्ट डेट कैलकुलेट करो उसके हिसाब से, जैसे लास्ट डेट कैलकुलेट हो जाता है, जिस दिन तुम्हारा लास्ट डेट एजीएम के लिए निकलता है उस दिन एजीएम नहीं हुआ तो वो जो लास्ट डेट है उस डेट के 30 डेज के अंदर अंदर तुमको सेंड, अगर एजीएम हो ना हो कोई फर्क नहीं, अगर हुआ तो जिस दिन हुआ वहां से 30 डेज के अंदर अंदर तुमको एओसी 4 फाइल करना होता है। अगर एजीएम नहीं हुआ तो जो लास्ट डेट होगा एजीएम फाइल करने के लिए उस लास्ट डेट जो है उसके 30 डेज के अंदर अंदर तुमको वहां से 30 डेज के अंदर अंदर तुमको फाइल करना होता है एओसी 4 विद दी आरओसी, ये तुमको याद रखना है। मैंडेटरी अटैचमेंट ये होता है कि जो कुछ भी, मतलब अगर तुम्हारा एजीएम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वगैरह, ये तुम्हारा जो है सब कुछ बताना होता है तुम्हारे आरओसी को कि हाँ मेरे इस कारण फायर लग गया था, कंपनी जल चुका था, इसलिए हम लोग एजीएम का नहीं कंडक्ट कर पाए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो तुमको बताना होता है, ठीक। ये अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब एजीएम में ये कंफर्म नहीं हो, फाइन नहीं, मतलब एजीएम हुआ नहीं तो वहां पे अडॉप्ट नहीं हुआ, ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये अडॉप्ट होता है तुम्हारा, एक्सेप्ट होता है तुम्हारा एजीएम में, तो एजीएम हुआ ही नहीं तो अनअडॉप्टेड रह चुका है ना, तो जिस दिन एजीएम होना चाहिए था वहां से 30 डेज के अंदर अंदर तुमको फाइल करना होता है। एडजर्न्ड एजीएम अगर है तो फाइल अडॉप्टेड स्टेटमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ एडजर्न्ड एजीएम, जिस दिन एडजर्न्ड एजीएम हुआ, अगर एजीएम पकड़ लो एडजर्न्ड हो गया, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ, एडजर्न्ड हो गया, तो इस एडजर्न्ड एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर तुमको फाइल करना होता है। सिंपल बात, 3 चीज तुमको दिमाग में रखना होता है दोस्तों, 3 चीज, अगर एजीएम हुआ, अगर एजीएम नहीं हुआ, एजीएम अगर हुआ तो एक अलग चीज है, एजीएम नहीं हुआ तो अलग चीज है, एजीएम अडजर्न्ड हो गया तो अलग चीज है, एजीएम अगर नहीं हुआ तो लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होना चाहिए था उस XYZ डेट के 30 डेज के अंदर अंदर तुमको एओसी 4 फाइल करना होता है आरओसी के पास, एंड तुमको बताना भी होता है कि क्यों, अटैच डॉक्यूमेंट्स के साथ बताना होता है कि भैया तुमने एजीएम क्यों कंडक्ट नहीं किया ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक। एजीएम हो गया तो कोई बात ही नहीं है, XYZ जो भी डेट होगा एजीएम का उसके 30 डेज के अंदर अंदर, अगर एडजर्न्ड हो गया एजीएम तो एडजर्न्ड जो एजीएम का डेट होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर तुमको जो है फाइल करना होता है, बस खत्म चीज, एकदम सिंपल दोस्तों, कुछ है ही नहीं इसमें। 1 पर्सन कंपनी के लिए एक अलग प्रोसीजर है, फाइल अडॉप्टेड स्टेटमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर का क्लोज, एंड फॉरेन सब्सिडरीज के लिए अटैच अकाउंट्स, ठीक है, अटैच्ड अकाउंट्स जो है फॉरेन सब्सिडरी मतलब
तुम जो ये बना रहे हो ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हो, आरओसी को भेज रहे हो, तो तुम्हारा अगर फॉरेन कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी तुमको अटैच करके भेजना होता है। बस यही है सिंपल चीज़। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट क्या है? अगर डिफॉल्ट हो गया तो बेस पेनल्टी कंपनी के लिए ऊपर लगेगा 10,000 रुपये। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब हर दिन 10,000 रुपये करके कटेगा। नहीं सॉरी, 10,000 रुपीज़ मैक्सिमम रहेगा। 100 रुपीज़ जो है कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहेगा। एंड मैक्सिमम कैप 2 लाख तक का जा सकता है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी 10,000 एंड 150,000 जो है मैक्सिमम कैप तक लग सकता है। ठीक, सिंपल चीज, बहुत ही इजी सेक्शंस एंड प्रोविजंस, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। इंटरनल ऑडिट एंड मैंडेट एंड एप्लीकेबिलिटी। ऑडिट कौन करता है? देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स बाय द बोर्ड। अगर है तो वो ऑडिट करेगा। एलिजिबल प्रोफेशनल्स, एलिजिबल कौन है? कॉस्ट का भैया कॉस्ट ऑडिटर करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है चार्ट अकाउंट्स के करेंगे, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्रेटरियल ऑडिटिंग करेगा। सिंपल चीज, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज मस्ट अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज। अब एक चीज समझ, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, इसके हिसाब से यहाँ पे आना कौन कौन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। इसलिए दिल छोटा मत करो, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का कोई काम नहीं है। ठीक। रूल 13, एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड। क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है? देखो, लिस्टेड कंपनी अगर है तो मैंडेटरी एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट्स। लिस्टेड कंपनी अगर है तो तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा इंटरनल ऑडिट जो है 100% एप्लीकेबल हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लिमिट। लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग जो है 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अगर 25 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तभी जाके एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ तभी जाके तुम्हारे ऊपर ये लागू होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक, उसके बाद प्राइवेट कंपनी अगर है तो टर्नओवर अगर 200 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग जो है वो अगर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तभी जाकर एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ ऑफ द कंपनी जब भी ये आ जाता है तब से तुम्हारा इंटरनल ऑडिट चालू हो जाना चाहिए। ठीक है। स्कोप, फंक्शनिंग एंड मेथोडोलॉजी। Authority audit committee or board report consultation must consult with appointed internal auditor, formulate scope and periodicity, मतलब कितने पीरियड में ये तुम्हारा ऑडिट होगा, क्योंकि तुम्हारे कंपनी में ऑडिट कमेटी तो होगा ही ना, उसके अकॉर्डिंग होगा। ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको छोड़ दो, हिस्टोरिकल नोट है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर तुम्हारा दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर था, कुछ आज तुमको नया सीखने को ज़रूर मिला है। एंड चैप्टर ज़्यादा कुछ है नहीं, हैवी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है एंड एग्जामिनेशन में आएगा। और ना 2 रूल्स है जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ यहाँ पे है कि नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, टेंशन नहीं लेना है। 2 रूल्स है जो मैंने कहा था लास्ट डे मैं करवाऊंगा आप सबको, याद है आप सबको? याद अगर है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी अच्छी बात है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। जिंदगी में सब कुछ लेना है दोस्तों, लेकिन क्या नहीं लेना है बताओ? टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसका हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। लेकिन 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 ये जो चीज़ है ये तुमको करना है। रूल 3 जो है ये तुमको करना है, रूल 3 ये होमवर्क है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आ चुका है दोस्तों ये वाला पोर्शन, तो इसको याद रखना है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये तुमको रूल्स जो है ये तुमको याद, ये बताया क्या गया है, ये क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में? ये जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखोगे ना, ये किस हिसाब से मेंटेन करोगे, मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, इस चीज़ के बारे में लिखा है। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग, ये तो छोड़ दे, ये द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। मतलब अगर तुमको फिजिकल फॉर्मेट से सॉफ्ट कॉपी में तुमको कन्वर्ट करना है तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना होगा, ना कि वहाँ पे कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हो और तुम्हारे यहाँ पे कुछ और लिखा हो सॉफ्ट कॉपी में। तो ये सारे रूल्स है कुछ इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये तुमको रीड करना है बस। बाकी मैं तुमको बता देता हूँ, प्रिजर्वेशन वगैरह जो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ये नॉट लेस देन 8 ईयर्स, याद आ रहा है? 8 फाइनेंशियल ईयर कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, फिर और एक चीज था, एक छोटा सा रूल था, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये 2 टॉपिक जो है होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, ज्यादा कुछ नहीं। ये रूल 6,
मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स रूल 6, ये तुमको रीड कर लेना, होमवर्क है। बाकी देख लो एक बार, मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। ये राइट है मेंबर्स का कॉपीज मिलने का राइट, अधिकार। ये तो हम लोगों ने जो सर्कुलेशन पढ़ा है सेक्शन तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 130 सी, ये सर्कुलेशन वगैरह जो होगा इसका क्या किस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो, मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस। Further, in the case of all listed companies, such public companies which have a net worth of more than 1 crore rupees and turnover of more than 10 crore rupees, the financial statement may be sent by electronic mode. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये तुमको रीड करना है, बस सिंपल चीज है। उसके बाद बाकी तो इतना ही है, ये नहीं चाहिए होगा, इसको छोड़ दो। ये नाफरा आ चुका है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर रखा है हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाफरा देख रखा है, पावर्स वगैरह देख रखा है, उसका क्या क्या काम है। उसके बाद सीधा इधर आ जाओ। जितना मैं मार्किंग करवाया ना, जितना मैंने करवाया सिर्फ उतना ही याद रखना है दोस्तों, एग्जामिनेशन के लिए वही इंपॉर्टेंट है। ये तुम याद रख सकते हो इसको। The company's accounting standard rules 2021 for small and medium size enterprise, ये तुम रीड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से ऑडिटर कंप्लीट, यहाँ से ऑडिटर चालू हो जाएगा। ऑडिटर हम लोगों ने कर रखा है। तो ये 2-3 होमवर्क है, सिर्फ रूल्स का छोटा मोटा रूल्स है, ये तुमको घर में बैठ के रीड करना है। जितना मैंने करवाया है उतना ही एग्जामिनेशन में आएगा, लेकिन रूल्स को ऊपर लेना है। 3-4 रूल्स मैंने तुमको यहाँ पे मार्किंग करवा दिया है, ये रूल तुमको रीड कर लेना है। इसके साथ ये पूरा चैप्टर तुम्हारा एंड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप ही क्यों नहीं करवा देते रूल्स, तो बेटा बात ये है कि अगर मैं सब कुछ करवा दूं तो तुम बन जाओगे लूला लंगड़ा, ठीक है। तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, तुमको इंटरप्रिटेशन स्किल्स आना चाहिए। मैंने ग्रुप 24 आवर्स खोल रखा है, कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली नंबर दे रखा है, पूछ सकते हो। लेकिन इंटरप्रिटेशन तुमको खुद से आना चाहिए, थोड़ा बहुत तुमको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत तुमको खुद से नोट्स बनाना, क्योंकि बनाए जो भी मैंने बनाया नोट्स तुमको अगर मैं प्रेजेंट कर दूँ ना और तुम वही सब करके चले जाओ, एग्जामिनेशन में पास कर लोगे लेकिन अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। तो थोड़ा बहुत दिमाग को लगाना जो है उसके ऊपर तुमको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।